मसला जिससे इन्होंने नज़रें हमारी हटानी चाहिए। सिंध असम्बली में कहा था कि कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी तो बनी नहीं, और कल इन्होंने कैबिनेट में रूल्स को मंजूर कराकर इसको इजलास के लेके आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये काला कानून सूखी पाउडर लगाने में गोरा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक भरपूर तहरीक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह सिंध असम्बली के इजलास से इन्होंने ये जिस अंदाज से कैबिनेट में कल रूल्स लाए हैं, काले कानून के साथ साथ इन्होंने अपना मुंह भी काला कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ हमारे पार्लिमानी लीडर, मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ, हमारा एक यंग वाइब्रेंट और कराची का एक फेस जनाब रबशर जमान साहब, और PTI का एक और सिंबल इस शहर में जो कि हमारे बानियान में से हैं शहर में, जिन्होंने PTI का भरपूर काम किया, जनाब सुभान अली साहिल साहब मौजूद हैं। इजाज़त है? मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस अंदाज से सिंध हुकूमत झूठ, फ्रॉड, नौसरबाजी पे यकीन रखते हुए सिंध असम्बली का तकद्दुस पामाल कर रही है। काला कानून जो कि काला कानून था, काला कानून रहेगा उस वक्त तक जब तक उसमें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के मुताबिक और आइन के आर्टिकल 7, 8, 32 और 140A के मुताबिक रखता हुआ बल्दियाती एक्ट नहीं आता, जब तक वो काला कानून रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ कैबिनेट में हमने सुना कि जी कैबिनेट के अंदर मंजूरियां दी गई हैं कि जी हमने अपोजिशन की मशावरत से, पॉलिटिकल पार्टीज़ की मशावरत से सिंध काबीना ने मेयर को KMC, KDA, MDA, LDA की गवर्नर बॉडीज़ का मेंबर बनाने की मंजूरी दे दी। इसी तरह मेयर, चेयरमैन, HDA से SDA, लाड़काना डेवलपमेंट की गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी होंगे, PFC होगा, न जाने क्या क्या। और हमें लगता है कि ये इसको कल सिंध असम्बली में पेश करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक बड़ी भरपूर तहरीक चली थी। पहले दिन जब ये काला कानून लाया गया था 26 नवंबर को, उस रोज़ भी तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों ने एहतजाज किया था। दोबारा जब उसके बाद गवर्नर साहब के पास गया, उन्होंने भी इसको रद्द किया, और उसके बाद दोबारा जब लाया गया तब भी इसको रद्द कर दिया गया। और उसके बाद एक बड़ी तहरीक चली, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने तहरीक चली। उस तहरीक में कुछ किरदार मामू भांजों के भी थे, जिनको इन्होंने खुद अपनी बी टीम बनाकर सामने पेश किया था, और उसी से नूरा कुश्ती करके आपस में एक चीज़ इन्होंने तैयार करके उसको एक मसवदा बना लिया था। पिछला असम्बली का इजलास जिस दिन शुरू हो रहा था, उस रोज़ हम बिल्कुल इस काले कानून को नहीं मान रहे थे, और ना काला कानून माना जाएगा, ख़त्म करना पड़ेगा शुरू से। चूँकि 2013 का एक्ट जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा उस वक्त तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस, पिछले इजलास से पहले इन्होंने एक मीटिंग की, स्पीकर साहब अफसोस के साथ उनको भी इस अपने गंदे धंधे में शामिल किया। उनके पास एक मीटिंग हुई और उसके अंदर कहा गया कि कमेटी बनाते हैं और कमेटी बनाकर इसको डिस्कस करते हैं, और इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से इस कानून को, बल्दियाती एक्ट को नए सिरे से तमाम तरामीम उसमें डाली जाती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आइन के आर्टिकल 140A से मुताबिकत रखती हो। हम तमाम तर हमने एहतजाज करना था, इस काले कानून को नहीं मानना था। ये सिंध दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, अवाम दुश्मन ये का एक्ट है। लेकिन हमने इनकी बात पर, हम कहते हैं ना, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया तेरी बातों पे एतबार किया। ये तीनों, ये मैं तो इनको कहूँगा कि ये मदारी, ये दरबारी पहुँचे और उन्होंने कहा कि जी आइए एक कमेटी बनाते, नाम दे दें। और उसके बाद वहीं से मिसकमिटमेंट स्टार्ट हुई कि इन्होंने अंदर जाकर जो हमसे फर्स्ट डे भी उसको हमने बर्दाश्त किया। वहाँ तय हुआ था कि जी इन्होंने अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर्स को बात करने का मौका देना ताकि अपना मौक़िफ़ रख सकें। उन्होंने अंदर जाकर मेरा भी माइक बंद कर दिया 2.5 मिनट बाद, और किसी पार्लियामेंट्री लीडर को बात नहीं करने दी। हमने बर्दाश्त किया, चूँकि हम ये अपने ऊपर तोक नहीं डालना चाह रहे थे कि जी कल ये कहते कि जी हमने इन्हें बातचीत की ऑफ़र की। हमने कमेटी बनाकर इसको कमेटी में लाकर तरामीम करने की ऑफ़र की, लेकिन अपोजिशन नहीं मानी। हमें पता था इनकी नीयत का,
लेकिन हम चाह रहे थे कि सिंध वालों को पता चले, मीडिया को पता चले कि हम तो चाहते, चूंकि कमेटी में डिस्कस होने के बाद अगर आएगा और हमारी उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर चीजें मानी जाएंगी तो ठीक है। इसलिए हमने बातचीत में कहा, इसके ऊपर हमें बड़ा प्रेशर भी आया कि जी आपने, ये तो 2 नंबर लोग हैं, ये नौसरबाज हैं, आपने कैसे बातों में आए। उस रोज हमने इंतजार किया। फिर आप सब गवाह हैं, आखिरी दिन जिस दिन इजलास चल रहा था, स्पीकर साहब ने अपनी चेयर से कहा कि जी वो कमेटी के नाम क्यों नहीं दिए गए, मैंने कमेटी बनानी है। आप लोग गवाह हैं, आपके सामने हमने नाम लिखकर, जॉइंट अपोजिशन की जानिब से नाम लिखकर अपने साइन करके हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स के वजीर साहब को दिया, मुकेश साहब को, स्पीकर के सामने। फिर उन्होंने पूछा, हमने कहा हमने नाम दे दिए, लेकिन आज भी जब हमने असेंबली सेक्रेटेरिएट से चेक किया तो पता चला कि अपोजिशन के नाम स्पीकर सेक्रेटेरिएट तक नहीं पहुंचे, सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट तक नहीं पहुंचे, कोई कमेटी नोटिफाई नहीं हुई। गवाह रहना सिंध वालों, गवाह रहना हमारे मीडिया के साथियों कि ये इस काले कानून के जरिए तमाम इख्तियारात ये अपने पास रखना चाहते हैं। तो साबित हो गया कि वो जो डायलॉग का रास्ता था, वो जो कमेटी में बातचीत का रास्ता था, वो इन्होंने खोला ही नहीं। सिर्फ 4 दिन इजलास पुरअमन चलाने के लिए इन्होंने 2 नंबरी की, इन्होंने नौसरबाजी की, इन्होंने ज्यादती की। और अब जो आज आए कि जी इन्होंने ये लेकर आ रहे हैं, अपोजिशन से इनकी बातचीत हो गई है और ये तरामीम लेकर आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 74 और 74 कहता है कि सूबाई हुकूमत किसी भी वक्त किसी भी कौंसिल का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है, और 75 कहता है सूबाई हुकूमत किसी कौंसिली इख्तियारात और जारी कमर्शियल स्कीम अपने हाथ में ले सकती है। ये दोनों तो सुप्रीम कोर्ट ने कहे। इन दोनों 2013 के इन शिकों को वापस लिए बगैर ये दोबारा तरामीम लेकर आना चाहते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं, आइन की आर्टिकल SLGO 2013 एक्ट के जो 21 तरामीम में तकरीबन उसके जो शिकें हैं वो आइन से मुतसादिम हैं। सेक्शन 72, सेक्शन 74, सेक्शन 75, सेक्शन 77, 6, 80, 87, 88, 90, 92, 98, 105, 108, 112, 118, 119, 123, 114B और इसके बाद शेड्यूल जो है, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, ये तमाम शिकें जो हैं जो आर्टिकल 140A से मुतसादिम हैं, इस शिकों को ख़त्म किए बगैर ये नया एक्ट बन नहीं सकता। और मैं कहना चाहता हूँ, आपने बना दिया, आपने कहा कि जी ठीक है, सिंध काबीना ने कह दिया कि MDA LDA का चेयरमैन मेयर होगा, इख्तियार क्या होगा, कहाँ डिफाइन कर दिया इख्तियार। KDA का MDA वाटर बोर्ड का चेयरमैन मेयर है तो इख्तियार कहाँ है, तमाम। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके नई कानून बनने हैं, एक्ट बनने हैं, LDA का, HDA का, SDA का, KDA का, वो तो कानून बने ही नहीं। उसके बगैर आप चेयरमैन बना दे, कुछ बना दे, लॉलीपॉप। ये मामू भांजे मिलकर बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। ये मामू भांजे मिलकर ये साबित करना चाह रहे हैं कि जी शायद सब कुछ जो है ठीक हो चुका है, तो कुछ भी ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस अंदाज से इस काले कानून को इन्होंने सुर्खी, पाउडर, मेकअप करके गोरा करने की कोशिश की है, नहीं हो सकती। काले कानून के साथ साथ सिंध के हुक्मरानों का मुंह भी काला हो गया। जिस तरीके से इन्होंने हमसे 2 नंबरी की है, जिस तरीके से उन्होंने नौसरबाजी की है कि हमें कहा कुछ, कमेटी के आश्रय में रखा, 4 रोज इजलास चलाया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इंशाल्लाह सिंध असेंबली में और रोडों पर एहतजाज करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक नया एक्ट बनाया जाना चाहिए। मामू भांजे के तरामीम नहीं चलेगी। ये जो यहाँ इन्होंने टोपी ड्रामा करके एक नए अपने लोग खड़े करके अपनी बी टीम्स, बगल बच्चों की तरामीम नहीं चलेंगी। पीपल्स पार्टी के जो बगल बच्चा पार्टीज हैं, जिन्होंने उनके कहने के ऊपर बाहर आके बैठे और उसके बाद तमाम इख्तियारात से आरी चंद फैसिलिटीज खुद लेकर, तो हम इंशाअल्लाह ये जो काला कानून था, ये काला कानून है, ये काला कानून उसी तरीके से तबाहकारियाँ मौजूद हैं। हम इस पर भरपूर तरीके से हम इंशाल्लाह तहरीक चलाएंगे, असम्बली के अंदर भी, असम्बली के बाहर भी। और इसके बाद बहुत जो इस वक्त का अहम इशू है, उस पर खुर्रम भाई ने तफसीली बात करनी है, जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। मैं कहना चाहता हूँ, कल वज़ीर आला सिंध टोपी इसलिए लगाई हुई थी कि कहीं शक्ल ना, किस तरीके से चेहरा दिखा सकते हैं, टोपी भी नीचे करके लगी हुई थी कि ताकि चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं कहना चाहता हूँ, शहर में डाकू राज है,
और सूबा सिंध में कातिल राज है। शहर में कराची के शहरी हमारे बेचारे वो अथरमतीन भाई और दीगर शहरी हमारे डाकुओं के हत्थे चढ़े हुए हैं। और सरबराह कौन है डाकुओं का? डाकुओं किसने आज़ादी दी है? मुराद अली शाह साहब, SHO से जान नहीं छूटेगी, SHO को निकाल दो। चीफ SHO जो है सिंध का, मुराद शाह जिसका नाम है, उसको निकालना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं आप हैं वजीर दाखिला, और एक और कल बयान आया कि 12,000 डाकू क्रिमिनल्स पकड़े पुलिस ने, 7,800 छूट गए। किसने छोड़े? आपको भी नहीं पता होगा, आपको भी नहीं पता। एक और मिस्टर क्लीन शेव यहां बैठे होते हैं इसी कुर्सी पे अक्सर, बड़ी मीठी मीठी सामने बैठते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो प्रोसिक्यूशन इनकी आज़ादी की जिम्मेदार एडिशनल IGA के रिपोर्ट देते हैं कि 7,800 लोग आज़ाद हो गए। आज़ादी की जिम्मेदार, बेल्स की जिम्मेदार नाकस प्रोसिक्यूशन है, नाकस अदालतों में जो सपोर्ट की जाती है। आज अगर डाकू कोई पकड़ भी ले तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस छोड़ देती है, केस हल्का कर देती है, और उसके बाद एक और चोर खाता है, वहां जाकर प्रोसिक्यूटर जनरल और उसकी टीम जो कोर्टों में बैठी है वो केस नहीं लड़ती, पैसे लेकर लोग आज़ाद हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, और आज खुर्रम भाई हमेशा कहते थे मैं इनसे मुखालफत करता था, आज मैं समझता हूं ये ठीक थे, मैं गलत हूं कि। और हाँ, एक और मतलब कातिल राज, एक तो डाकू राज सिंध में हो गया कराची में, और बकिया सिंध में कातिल राज है। परसों मैं नौकोट गया था, जिस तरीके से 2 बच्चियों की इज्जत नीलाम हुई, जिस तरीके से असम्बली में कातिल बैठे हुए हैं नाज़िम, जो कि वो कातिल असम्बली में, फहमी 10 साल का कातिल असम्बली में, उम्मे रुबाब के ख़ानदान का कातिल असम्बली में, 5 भंडों का कातिल असम्बली में। तो मैं कहना चाहता हूँ इस डाकू राज और इस कातिल राज से बेहतर गवर्नर राज है। मैं आज कहना पड़ेगा मुझे कि सिंध में जो डाकू राज है और सिंध में जो कातिल राज है, आज हमारी बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं हैं, आज हमारी बेटियों की जिंदगियां महफूज नहीं हैं। यूनिवर्सिटीज़ की तालिबाओं को कत्ल करके टांग दिया जाता है, घर में घुसकर 2 बच्चियों को अगवा करके ज्यादतियां की जाती हैं। तो मैं कहना चाहता हूं इस जुल्म के राज से, इस अंधेरे राज से, इस डाकू राज से, इस कातिल राज से बेहतर गवर्नर राज है। और अगर मजबूरी हो तो फिर उस पर भी अगर करना पड़े तो हमें सिंध के अवाम की जान माल से ज़्यादा कोई चीज़ भी हमें अजीज़ नहीं है। बहुत कोशिश की हमने, बहुत कोशिश की, निकाले तो सही मार्च। इंशाल्लाह हमारा मार्च 26 तारीख से निकल रहा है, जो सिंध के हकूक़ का मार्च है। वो इस चीज़ का मार्च है कि सिंध को जवाब दें कि सिंध को साफ़ पानी क्यों नहीं दिया, जवाब दें कि सिंध को सही सेहत क्यों नहीं दी, जवाब दें कि सिंध के स्कूलों में किताबें क्यों नहीं मिलती, जवाब दें कि सिंध के अस्पतालों में दवाइयाँ क्यों नहीं मिलती, इनसे जवाब दें थर में बच्चे क्यों मर रहे हैं, जवाब दें कि कुत्ते की वैक्सीन क्यों नहीं है, जवाब दें कि इस वक्त खसरा में, दादू में खसरा की उसमें 8 बच्चे मर चुके हैं। एक एक चीज़ का इनसे जवाब लिया जाएगा। और मैं समझता हूँ सिंध के अवाम, बिलावल जरदारी जब इन डाकुओं की टीम के साथ रोड पर निकलेंगे तो हर चौक चौराहे पर अंडे टमाटरों से उनके इस्तकबाल होगा, और सिंध के अवाम उनसे ज़रूर पूछेंगे, जवाब मांगेंगे। जो बहुत अहम मसला लॉ एंड ऑर्डर, जिसकी वजह से इस कत्लगाह बन चुका है शहर कराची, उस पर हमारे सीनियर रहनुमा खुर्रम भाई तफसील से बात करें। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है ये, और हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है, इसके अंदर हम कमी देख नहीं रहे हैं। और हालात अब ऐसे हो गए हैं कि हम आम आदमी तो मर ही रहा था, अब हम देख रहे हैं कि सहाफ़ियों को जो है उनको भी कत्ल किया जा रहा है। घरों की दहलीज के ऊपर जो है माओं के सामने, बहनों के सामने उनके बच्चों को जो है वो कत्ल किया जा रहा है। और उसके पीछे जो जिम्मेदार है वो सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है, उसका नाम है सूबे का वज़ीर आला, जो कि नलायक आला, जो कि मुराद अली शाह। नलायक आला मैं उसको क्यों कहता हूँ? नलायक आला इस सूबे के वज़ीर आला को मैं इस वजह से कहता हूँ कि ये जितनी भी डिपार्टमेंट्स, ख़ास तौर पे जिसको ये खुद देख रहा है, उसमें तकरीबन हर लिहाज से ये नाकाम हो चुका है। फाइनेंस डिपार्टमेंट आप खुद जानते हैं कि क्या हाल है यहाँ पे, जो है किस तरीके से उस डिपार्टमेंट को चलाया जा रहा है। जो होम मिनिस्ट्री इनके पास है वो आप खुद जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सूबे का ये वज़ीर आला खुद बन के बैठे में, उसमें तमाम डिपार्टमेंट को संभालने में, कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। हाँ, करप्शन ज़रूर बढ़ी है, करप्शन के अंदर ज़रूर कामयाब हुआ होगा ये सूबा, और लूटमार के मामला ज़रूर बढ़े होंगे, लेकिन ये सूबा तरक्की नहीं कर सक रहा है। अब तो मामला ये आ गए हैं कि हम परफॉर्मेंस को छोड़ देते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब तो हम इस जगह के ऊपर आके खड़े हो गए हैं कि
शहर में ख़ास तौर पे जो हमारा सूबे सिंध का दिल है शहर कराची, यहाँ पे लोगों की जानों को किस तरह बचाया जाए, लोगों के माल को किस तरह बचाया जाए। देखें, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है अवाम की जानो माल की हिफाजत करना। इस सूबे में हुकूमत की जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, जहाँ पे इनकी सिंध में हुकूमत है। 18वीं तरमीम के बाद यहाँ पे जो कुछ हो रहा है सूबे के अंदर, उसका जिम्मेदार जो है वो बिलावल जरदारी है, जो कि निकला है मार्च करने के लिए कराची से इस्लामाबाद। और हाल यहाँ पर है कि सड़कों के ऊपर यहाँ पे माँ बहनों को जो है उनकी इज्जतें लूटी जा रही है, घरों के अंदर घुस घुस के जो है लूटमार की जा रही है, और ये खामोश बैठे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम कहाँ कहाँ पे हमने आवाज़ें उठाई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन जमा कराई है आज से तकरीबन 3 महीने पहले, और आज तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो हैं उस पिटिशन को टेकअप करें और हमें बुलाएं। उसके बाद हमने एक तहरीक अल्तवा सिंध असेंबली में जमा कराई है रिगार्डिंग स्ट्रीट क्राइम। आज तक उस तहरीक अल्तवा को लेके लिया नहीं गया है। हमने एक कॉल अटेंशन सिंध असेंबली में जमा कराई है रिगार्डिंग स्ट्रीट क्राइम। ये 2-3 महीने से चल रहा है सिलसिला, आज तक उस कॉल अटेंशन को जो टेकअप नहीं किया गया। उसके साथ साथ हमने एक ख़त लिखा चीफ मिनिस्टर को। मैंने कहा ये जनाब आला जो हैं, ये नलायकी आला सो रहे हैं, इनको जगाने के लिए ख़त लिखा जाए। हमने ख़त लिखा और चीफ मिनिस्टर हाउस के दरवाजे पे गए, वहाँ पे हम जमा करा कर आए। हमारे साथ तमाम मीडिया जो थी वहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद आज मजबूर होके हमने एक ख़त जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब को लिखा है। एक ख़त हमने शेख रशीद साहब को लिखा है। हमने उस ख़त में उनको कहा है कि जो कराची के हालात हैं, अब वो कहते हैं ना कि पानी सर के ऊपर से निकल गया, उसका वो नोटिस लें। हमने वज़ीर आज़म साहब को भी उसके अंदर हाईलाइट किया। हमने उनसे भी गुजारिश की है कि वज़ीर आज़म साहब इसका नोटिस ले, वफाकी हुकूमत इसका नोटिस ले, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो मार्च के लिए निकले ना, वो मार्च निकालने निकले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और अपना इनका हाल ऐसा है कि शर्म से डूब मरने का इनका मुकाम है। यहाँ पे 80,000 केसेस में तमाम यहाँ पे सहाफ़ियों को बताना चाहूँगा, 80,000 केसेस सिर्फ सन 2021 के हैं जो कि क्राइम से रिलेटेड हैं। इसके अंदर 20,000 प्लस, कराची की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, और सिर्फ सन 2021 20,000 केसेस जो हैं इसके अंदर मोबाइल फ़ोन्स के छीनने के हैं, और 51,000 प्लस केसेस जो हैं इसके अंदर मोटरसाइकिल के चोरी या छीनने के केसेस हैं। इसके अंदर किडनैपिंग फॉर रैंसम वो अलग है, जो बैंक में डकैती हो रही है वो अलग हैं, जो घरों के अंदर लूटमार हो रही है वो अलग है, एक्सटॉर्शन के जो केसेस हैं वो ये सारे अलग हैं। ये तमाम चीज़ें अलग हैं जो मैंने आपको इसके अलावा जो है आपको मैंने हाईलाइट किए हैं। इस सूबे का वज़ीर आला मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। सूबे सिंध में अवाम की खिदमत करने के लिए, सूबे सिंध में अवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाने में मुकम्मल तौर पर ये जो है नाकाम हो गए। जिस तरीके से लीडर ऑफ द अपोजिशन ने हाईलाइट किया है, मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। पूरे सूबे सिंध के अंदर जाते हैं और इशूज़ को हाईलाइट करते हैं, इनका मुँह काला करते हैं। 8,000 जो क्रिमिनल्स हैं अकॉर्डिंग टू एडिशनल IG ऑफ कराची, 8,000 क्रिमिनल जो हैं वो बेल के ऊपर है। ये किसका फेलियर है? ये प्रोसिक्यूशन का फेलियर है ना। ये कौन बैठा हुआ है, इसको कौन देख रहा है? ये वाइट कॉलर क्रिमिनल का जो पार्टनर है, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर बना बैठा हुआ है, वो है ना जिम्मेदार। उसकी जिम्मेदारी है कि प्रोसिक्यूशन क्यों फेल हो रही है, क्यों 8,000 क्रिमिनल्स आज जो है ना यहाँ से बाहर हैं। उसके साथ साथ अथर मतीन जो कि सहाफ़ी जिनको मार दिया गया, ऐसे कितने अथर मतीन हैं? कोई गिनती किए जा सकते हैं कि ऐसे कितने अथर मतीन हैं जिनको मार दिया गया है? कोई गारंटी नहीं है कि आज मुझे मार दिया जाए, आपको मार दिया जाए, हमारी जान चली जाए। कौन सा शहरी है जो महफूज है, जिसके मोबाइल फ़ोन ना छीने हो, जिसको कोई ना किसी न किसी तरीके से लुटा ना गया हो? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरी तबाही की जिम्मेदार है। आप अंदाज़ा लगाएं, 2021 का मैंने आपको हिसाब बताया है। अगर ये 14 साल का हिसाब लगाएं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के अंदर इक़्तिदार के अंदर रही है, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इनका नाम आएगा इन 14 साल के अंदर सूबे सिंध को तबाही के दिहाने तक पहुँचाने में। 2-4 चीज़ें जो कि हम समझते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि या तो रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, मुकम्मल इख्तियारात रेंजर्स को दिए जाएं, या मुकम्मल इख्तियारात फिर आवाम को दे दिए जाएं। क्योंकि अगर पुलिस फेल हो गई है, रेंजर्स को आप स्ट्रीट क्राइम से रिलेटेड जो है आप उनको इख्तियारात देने नहीं चाहते, तो आवाम को इख्तियारात दे दें। मैं कहता हूँ आवाम को पकड़ें, जिधर नजर आता है स्ट्रीट क्राइम वाले जो क्रिमिनल उनको जूते मारें, उनको लेके जाएं, थानों में जमा कराएं। लेकिन मसला ये कि जब थाने जाएंगे तो वहां से भी छुट जाएंगे ये। तो कराची की अवाम जाए तो जाए कहाँ पे, किसके पास जाए, कहाँ पर जाके बीन बजाए?
इस सूबे का वजीर आला जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। बोल बोल कर हम थक गए हैं कि जो आपका सेफ सिटी प्लान था उसको शुरू करें, उसको तैयार करें। जिस तरह कराची की बसेस ये नालायक पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना ला सकी, इसी तरीके से ये नालायक हुकूमत, ये नालायक सियासी जमात आज तक सेफ सिटी का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर सकी। याद रखें, ये तमाम मामला जो हम आपके साथ हाईलाइट कर रहे हैं, इसमें आप, हम, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे सब इससे रिलेटेड हैं। हम सब की जानें जो हैं वो खतरे के अंदर हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नलाई की वजह से। आखिर के अंदर मैं वापस इस बात को डिमांड करता हूं कि होम मिनिस्टर जो है उसको फौरी तौर पर एक परमानेंट होम मिनिस्टर जो है वो सूबे सिंध को दिया जाए। इनके मर्दों के अंदर तो दम नहीं है, औरतें बहुत सारी बैठी हैं पीपल्स पार्टी की भी, किसी औरत को दे दें ये होम मिनिस्ट्री, वो इस मर्द से, जो मुराद अली जो मर्द है, इससे बेहतर कोई औरत चला लेगी, लेकिन इनके मर्द जो हैं ये होम मिनिस्ट्री नहीं संभाल सकते। आखिर के अंदर वंस अगेन मैं जो समझता हूँ कि कल का जो हमारा असेंबली का इजलास है, इसके अंदर हमारा नंबर 1 एजेंडा जो होगा वो लोकल बॉडी का बिल होगा, और नंबर 2 जो हम देखेंगे, जो हाईलाइट करेंगे, हम कराची की स्ट्रीट क्राइम को करेंगे। शुक्रिया। एक छोटी सी ऐड कर दूँ, अभी खुर्रम भाई ने कहा कि सेफ सिटी का प्रोजेक्ट, सेफ सिटी को अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, इसको बट्टे खाते लगाने का प्लान बन चुका है। इस पे सारा जो काम किया था वो डीआईजी आसिम खानी साहब ने शायद काम किया था, लेकिन अब इसका इंचार्ज भी मकसूद मेमन साहब को दे दिया गया है। इस वक्त सेफ सिटी में जब ठेके देने का वक्त आया, जब माल कमाने का वक्त आया, जब माल बनाने का वक्त आया, उस वक्त मकसूद मेमन, जो हर मर्ज का इलाज इन्होंने अपने पास रखा हुआ है, डीआईजी मकसूद मेमन, जो कि वफाक के ऑर्डर्स को भी उन्होंने कंप्लाई नहीं किया और यहाँ बैठे हैं, उनको सेफ सिटी का इंचार्ज बना दिया गया। दूसरी बात और आखिरी, कि जिस तरह हमने पिछले दफ़ा तय किया है, सिंध असेंबली एक फोरम है जहाँ ये माइक होता है हमारे पास, यही हमारा हक है जो हमें दिया गया, हम आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। ये हमसे डिक्टेटरशिप की बुनियाद पर छीना जाता है। पिछली दफ़ा हम सिंध की बेटियों के हवाले से करारदाद लाना चाह रहे थे, बातचीत करना चाह रहे थे, जिसमें था कि जी निमृता कुमारी के खुदकशी पे जो सवालिया निशान आ गया डीएनए का, उस पर बात करना चाह रहे थे। हम कहना चाह रहे थे नौशीन शाह काज़मी, उसकी हम खुदकशी पे बात करना चाह रहे थे। परवीन रिंद के वाक़े पे बात करना चाह रहे थे। अलमास भान जो है हमारी सिंध यूनिवर्सिटी की तालिबा, उस पर बात करना चाह रहे थे। नौकोट की कंवल और फिज़ा पे बात करना चाह रहे थे। 5 जो भंड कत्ल कर उन पर बात करना चाह रहे थे। 3 रोज़ हमारी करारदाद हम लेके दरख्वास्त करते रहे, लेकिन स्पीकर साहब ने, चूँकि वो इनकी डिक्टेशन में नहीं आने दी, तो फिर हम अपनी करारदाद लेकर सीएम हाउस चले गए। तो मैं बताना, एक पैगाम देना चाह रहा हूँ, अब हमें बात करनी है सिंध के इस काले कानून पे, चूँकि ये उसको सुर्खी बॉर्डर लगा के गोरा करना चाह रहे हैं। हम अगर बात नहीं करने देंगे तो जिस दिन ये हमें सिंध असेंबली में हमें रोकेंगे, उस दिन हम चीफ मिनिस्टर हाउस के दरवाजे पर हम इजलास लगाएंगे और फिर हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे। चूंकि हम सिंध के अवाम की आवाज़ है, हमारी आवाज़ बंद करना चाहेंगे स्पीकर के, इस माइक के ज़रिए और स्पीकर के ज़रिए हम चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने भी जाएंगे, और अगर नहीं आगे बढ़ा तो हम बिलावल हाउस के सामने भी जाकर सिंध असेंबली का इजलास लगा लेंगे और पूरे सिंध के अवाम की आवाज़ वहाँ बनेंगे। थैंक यू।